प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? होप दैट यू आर वेरी वेल. लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. There are few types of numerical concept left of electric field. So उनको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे. Then we will go to the further topic. ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए. You know very well that our Indian government already extended lockdown for 2 weeks. So अभी हमें घर पे ही पढ़ना है. सो कंटिन्यू रहिए. चलिए, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो कुछ बचे हुए हैं. ठीक है, सभी लोग उनको आप कर लो. एक क्वेश्चन है मेरे पास, नोट करिए आप लोग. In a certain region of space, electric field is along the z direction throughout. The magnitude of electric field is, however, not constant but increases uniformly along the positive z direction at the rate of 10 to the power 5 Newton per Coulomb per meter. What are the force and torque experienced by a system having a total dipole moment equal to 10 to the power minus 7 centimeter in the negative z direction? प्यारे बच्चों, जितने ज़रूरी कॉन्सेप्ट थी वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. बट हम जानते हैं कि अगर डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या लगता है? टॉर्क लगता है. बट इफ डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन force is also acting on dipole along with torque. So if numerical comes according to this such type of numericals, when a dipole placed in non-uniform field, then you have to calculate torque as well as force. तो दोनों ही चीज़ें, टॉर्क और फोर्स दोनों ही चीज़ें उस पर लगेंगी. सो इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है, उससे हमें क्या करना है? कंप्लीट करना है. आई विल रिपीटेड द न्यूमेरिकल अगेन, सो उसको आप फिर से देख लीजिए. इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग जेड डायरेक्शन थ्रू आउट. द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन है एक्चुअल में. The magnitude of electric field is, however, not constant but increases uniformly along the positive z direction at the rate of 10 to the power 5 Newton per Coulomb per meter. What are the force and torque experienced by system having total dipole moment equal to 10 to the power minus 7 centimeter in negative z direction? Okay, so this was your question. इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आप लोग पॉज कर लीजिए वीडियो को, क्वेश्चन को सही से सुनिए और इसके बाद हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं. तो प्यारे बच्चों, चलिए इधर देखते हैं इस क्वेश्चन को. आपको दिया गया क्वेश्चन में कि एक जो फील्ड है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कांस्टेंट नहीं है, इस बार यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है, बट इट इज़ वेरिंग अलोंग द जेड डायरेक्शन. जेड डायरेक्शन में वेरी कर रहा है. और किस रेट से वेरी कर रहा है प्यारे बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? लेंथ के साथ साथ जो dE/dt दिया गया है, एंड दैट इज गिवन 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर. ठीक है, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, पर मीटर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज dE/dt का क्या मतलब है प्यारे बच्चों? सॉरी, dE/dt मैंने लिख दिया, सॉरी बच्चों. dE/d लेंथ के साथ हो रहा है, नॉट टाइम. इट इज विद द लेंथ के साथ वेरी कर रहा है. पर मीटर लेंथ में कितना वेरिएशन आ रहा है? 10 to the power 5 का वेरिएशन आ रहा है. क्योंकि अब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, यहाँ पे अगर फील्ड की इंटेंसिटी कुछ दूसरी होगी तो 1 मीटर के बाद क्या होगी? इंटेंसिटी कुछ दूसरी होगी, बिकॉज इट इज वेरिंग विद द डिस्टेंस के साथ ये वेरी हो रहा है. ठीक है, सो अब इस पे हमें फोर्स निकालना है. सो फ्रॉम, प्यारे बच्चों देखिए, E इज इक्वल टू क्या होता है? F/Q.
सो F इज इक्वल टू प्यारे बच्चों क्या होगा क्यू ई। नाउ अगर हम दोनों तरफ डिस्टेंस से डिवाइड कर दें सो डी या डिफरेंशिएशन कर लो आप जिस तरह से भी आपको समझना है, तो डी बाई डी एल लेंथ के साथ है। सो चार्ज तो कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं करेगा, फील्ड क्योंकि वेरी कर रहा है। सो दिस इज, और इस फील्ड को मैं वहां ले गया, सो इस लेंथ को ना, सो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा डी ई बाई डी एल, और यहाँ पे इधर भी डी एल आ गया, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग प्यारे बच्चों, in this time in this question the electric field is varying along with distance के साथ वेरी हो रहा है। क्वेश्चन में साफ साफ आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड is varying along the z direction 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर, एक मीटर में इतना वेरिएशन आ रहा है। दैट इज फील्ड अपॉन लेंथ, फील्ड अपॉन लेंथ की वैल्यू इस बार आपको दी गई है। हम जानते हैं इज इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एफ इज इक्वल टू क्यू वी। अब क्योंकि फील्ड बदल रहा है तो फील्ड के साथ जो फोर्स में वेरिएशन आएगा, ठीक है। सो अगर हम डिफरेंशिएशन करने पे जाएं, सो डी एफ बाई डी एल, अब चार्ज कांस्टेंट है तो जो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो डी बाई डी एल, और जो नीचे डी एल था हमने आगे मल्टीप्लाई कर दिया। यहां से आप देखोगे डी एफ इज इक्वल टू ये क्यू इंटू डी एल आ गया प्यारे बच्चों। हम और ये मल्टीप्लाई में रहा डी ई बाई डी एल। अभी मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू मैं नहीं ले रहा हूं, यहाँ पे फिर से देखेंगे इधर। बट प्यारे बच्चों P इज इक्वल टू होता है Q इंटू टू एल। टू एल का मतलब क्या, इट इज द इफेक्टिव लेंथ बिटवीन चार्जेस ऑफ डाइपोल। डाइपोल के दो जो चार्जेस होते हैं उनके बीच की इफेक्टिव लेंथ होती है। सो डाइपोल हमारे पास आप जानते हो ना, ये निगेटिव एंड इट इज पॉजिटिव। तो ये जो डाइपोल है उसके बीच की इफेक्टिव लेंथ होती है 2l हम लोग कहते हैं। तो अब इस बार हम लोगों ने लेंथ क्या ली है, dl ली है ना। q इंटू लेंथ, चार्ज और लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट कह सकते हैं, ठीक है ना। सो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे इसको। सो q इंटू dl इस बार हमारे पास क्या हो गया, यहां से p के बराबर हो गया। सो जो F है हमारा, जो स्मॉल फोर्स है, फोर्स एक्ट कर रहा है, वो P इंटू डी बाई डी डी आ गया, डी एल सॉरी। तो ये जो बच्चों हमारे पास कॉन्सेप्ट आया, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल को जब हम रखते हैं, व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड देन व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इस बार देखिए डी बाई डी एल आपको गिवन है 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर, और P की जो वैल्यू है दैट इज गिवन इन योर क्वेश्चन, P इज इक्वल टू 10 to the power -7 कूलम मीटर, राइट, इट इज गिवन टू यू। कूलम मीटर है, अगर मैंने सेंटीमीटर बोल दिया हो बाय मिस्टेक। P इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट 10 to the power -7 कूलम मीटर, इट इज नॉट सेंटीमीटर, राइट। डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2l के अकॉर्डिंग कूलम मीटर, ओके। सो df is equal to 10 to the power -7 into 10 to the power 5, right? So what will it happen? That is हो गया 10 to the power -2 न्यूटन। So this is, ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर हुआ? हाँ, तो इसको आपको क्या करना है, दिस इज योर आंसर। इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म में फील्ड में जब डाइपोल को रखोगे तो टॉर्क के साथ साथ फोर्स भी काम करता है, तो फोर्स इस तरह से हम लोगों ने निकाल लिया, करेक्ट। सो इसको आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ओके ओके प्यारे बच्चों। अगेन अगर इस क्वेश्चन को फिर से आप पढ़ेंगे तो पढ़ने में देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, द फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन बट द डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल इज डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव जेड डायरेक्शन। सो व्हाट इज द टॉर्क। तो प्यारे बच्चों टॉर्क के फार्मूले पे हम टॉर्क किसी डाइपोल को जब फील्ड में रखते हैं, either it is non uniform field either it is uniform field, बस फर्क ये है कि यूनिफॉर्म फील्ड में जब आप रखोगे
तो उस पर केवल और केवल टार्क काम करेगा। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखते तो टार्क के साथ फोर्स भी काम करेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स क्या होता था, 0 होता था डाइपोल पे लगने वाला। इस बात को दिमाग में रखेंगे। सो हम जानते हैं वी नो कि जो टॉर्क पे सॉरी जो डाइपोल पे टॉर्क लगता है उसका जो फार्मूला होता है हमारे पास, टाउ इज इक्वल टू इट इज पीई साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, प्यारे बच्चों, वेक्टर p that is dipole moment and vector e that is electric field intensity, right? So प्यारे बच्चों, in this time that electric field let it is a z direction, मैं अगर इसको z axis कह दूं, let it is y and here is z, so it is positive z direction ऊपर की ओर and it is negative z direction towards downward I will take. So my dear students, in this time the dipole moment is directed towards negative z axis and electric field is directed towards positive z axis. So angle between E vector and P vector is 180 degree because these two vectors are 180 degree, that is opposite to each other. So in this time theta is equal to 180 degree. So what will your answer, tau is equal to PE sin 180. प्यारे बच्चों, sin 180 जो होता है वो 0 डिग्री होता है, साइन 180 इज इक्वल टू 0 डिग्री, है ना। इसको आपको पता होना चाहिए, दैट इज e into 0 and it would be 0. So in this time there is no torque acting on it according to this formula, but if it doesn't matter कि टॉर्क को जब आप नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखोगे तो केवल फोर्स लगेगा, नो, टॉर्क और फोर्स दोनों। ठीक है, तो उस बार क्योंकि कैलकुलेशन ऐसा था, टॉर्क 0 आया। ओके, सो दिस इज योर एनसीईआरटी क्वेश्चन, इसको आप देख लीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो भी आपको करना होगा। एक क्वेश्चन और है, आप सभी लोग देखिए, इट इज नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, एग्जांपल है, प्यारे बच्चों, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, देयर इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, a triangle having all if its side equal, you can see there is a equilateral triangle having corners A, B and C. ठीक है, in this place, in this corner A there is minus 2q charge, here is plus q charge and here is plus q charge. So you have to find the total dipole moment of this system. यानी बच्चों, डाइपोल मोमेंट जो होता है वो तो डाइपोल का होता है, तो डेफिनेटली अगर किसी सिस्टम का डाइपोल मोमेंट पूछा गया है सो उसमें डाइपोल का फॉर्मेशन हो रहा होगा। डाइपोल मोमेंट किसकी प्रॉपर्टी है, किस सिस्टम की क्वांटिटी है? डाइपोल मोमेंट इज फॉर डाइपोल। सो अगर डाइपोल मोमेंट पूछा गया तो डाइपोल होगा। सो फर्स्ट यू सी कि डाइपोल्स हैं वहां पे कि नहीं। तो प्यारे बच्चों, मेरे पास क्या हुई, इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसमें हमारे पास चार्जेस जो रखे हुए हैं, कॉर्नर ए पे -2q, हियर इज +q, हियर इज आल्सो +q। सो हम जानते हैं डाइपोल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल और अपोजिट चार्जेस का होता है। सो इसी को हम अगर इस -2q चार्ज को कुछ इस तरह से लिख लें, -q और -q दो बार भाई, है ना, -q कितना हो जाएगा, -2q हो जाएगा। सो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि -q एंड इट इज आल्सो -q। सो प्यारे बच्चों देखिए, -q और +q इक्वल एंड अपोजिट, -q + q इक्वल एंड अपोजिट। सो देयर आर टू डाइपोल्स, वन, एक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बेटा यहीं पे मैं दिखा दूं आपको, सॉरी, नेगेटिव से डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है ना, दोनों चार्जेस, यानी ये जैसे नेगेटिव हो गया एंड ये पॉजिटिव हो गया, तो इन दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली जो लाइन है उसमें नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, राइट, ओके। और इन दिस टाइम यहाँ भी क्या हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। अब बेटा इसको मैं P1 वेक्टर कर लेता हूँ, इसको P2 वेक्टर कर लेता हूँ, है। अब यहाँ पर देखोगे तो P1 और P2 जो वेक्टर्स हैं दोनों, उनका मैग्नीट्यूड बराबर है। P1 = P2 = Q × 2L,
अब 2l का मतलब अगर हम इसकी साइड हम a ले लेते हैं इस बार, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो सभी साइड्स क्या हो जाएंगी, a हो जाएंगी, है ना, सभी साइड्स क्या हो जाएंगी, a हो जाएंगी। तो बेटा हमारे पास जो डिस्टेंस होती है डाइपोल मोमेंट में, जो q इंटू 2l, दैट इज 2l इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ डाइपोल, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ डाइपोल। तो डाइपोल के दो चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू, और इनके बीच की जो लेंथ है 2l, वो 2l किसके बराबर है, इस बार a के बराबर है। सो हियर q इंटू 2a नहीं करेंगे फिर, क्योंकि ये जो 2l है ना उसी के इक्वल a है, चार्जेस के बीच की डिस्टेंस ही a है, 2l इज इक्वल टू a। सो हियर इज a। अब प्यारे बच्चों एक वेक्टर कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने आपको बताया, देखा आप लोगों ने। अब मैं आपसे बार बार कहता हूं कि वेक्टर एनालिसिस को आप अच्छे से देखिए। आई हैड ऑलरेडी मेक वीडियोस ऑफ वेक्टर एनालिसिस, क्विक रिवीजन शुरू के चैप्टर्स में। आप अगर उनको अच्छे से देख लेंगे तो आप ये मत सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कब टॉपिक निकल रहा है, गॉस थ्योरम ऑन वेक्टर का कॉन्सेप्ट खत्म, स्केलर क्वांटिटीज में जाएंगे। अगेन 2-3 महीने बाद जब मैग्नेटिज्म को पढ़ेंगे, 1-1.5 महीने बाद, मैग्नेटिज्म में भी वही चीज़ें आएंगी फिर से। सो आप उससे पीछा नहीं छोड़ सकते, टॉपिक को मत छोड़िए, अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए ताकि एक अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आप आगे बढ़े। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझाता चल रहा हूँ। वेक्टर ए एंड हियर इज वेक्टर बी। Here are the two vectors. If the angle between both two vectors is theta, and if both vectors magnitude, दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो अगर इक्वल है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर जाएगा वो बिल्कुल बीचों बीच से जाता है, वेक्टर आर, दैट इज ये θ/2 होगा, ये भी θ/2 होगा, बहुत बार बताया मैंने। और इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा r इज इक्वल टू 2a cos θ/2, या इसी को हम लिख सकते हैं 2b cos θ/2, क्योंकि बच्चों a और b तो मैग्नीट्यूड में बराबर हो गया ना, तो चाहे a लिखो या b लिखो। सिमिलरली प्यारे बच्चों क्योंकि p1 और p2 q, दो में से कोई एक चार्ज q, बीच के डिस्टेंस a, p2 भी वही q और बीच की डिस्टेंस a, तो दोनों वेक्टर जो p1 p2 मैग्नीट्यूड में इक्वल हो गया, तो जो रिजल्टेंट है वो बिल्कुल बीच से जाएगा, p वेक्टर। और रिजल्टेंट की जो वैल्यू होगी इस बार वो 2p1 cos θ/2। बेटा थीटा क्या होता है, दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल, तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है इस बार 60, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180, तो 180 में सभी साइड्स इक्वल हैं, तो ये भी 60 हो गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 60 होगा, सम तो सभी का 180 होगा, तो दिस इज आल्सो 60, तो फिर ये कितना हो गया 30, क्योंकि वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो बिल्कुल 20 से जाएगा, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है वेक्टर्स। सो इस बार थीटा कितना है प्यारे बच्चों 60, तो θ/2 कितना हो जाएगा p इज इक्वल टू 2p1, और 2 और p1 की वैल्यू बेटा कितनी है q इंटू a, और cos θ/2, थीटा कितना था पूरा 60, θ/2 कितना हो गया 30, cos 30। सो प्यारे बच्चों इट इज 2aq एंड cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2, ठीक है, cos 30 √3/2 होगा ना, ओके। सो दिस इज कैंसल्ड आउट एंड इट वुड बिकम √3aq। सो दिस इज योर नेट डाइपोल मोमेंट कूलम्ब मीटर, ठीक है। सो इस तरह से भी आपको किसी सिस्टम का डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए आ सकता है। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड कि सर अरे डाइपोल मोमेंट तो, अरे भाई जब डाइपोल मोमेंट किसी सिस्टम का निकालने के लिए आ रहा है, इसका मतलब वहाँ दो से ज़्यादा डाइपोल्स हैं, एक से ज़्यादा डाइपोल है, और डाइपोल मोमेंट तो डाइपोल का ही होगा। सो चेक हाउ मेनी डाइपोल्स आर देयर, उन सभी डाइपोल मोमेंट्स का वेक्टर निकाल लीजिए, वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लीजिए, करेक्ट। सो एक भी इस तरह का क्वेश्चन था। चलिए एक एवरग्रीन कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन मैं फिर से एक लेता हूँ, अभी इसको चेक कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। अब प्यारे बच्चों एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको क्वेश्चन मिलेगा, गॉस थ्योरम में क्वेश्चन मिलेगा, पोटेंशियल में क्वेश्चन मिलेगा,
और ये जो क्वेश्चन है वो आता ही रहता है, ठीक है। कैसा है ज़रा मैं समझाता हूँ प्यारे बच्चों। इफ़ दिस मार्कर, इस मार्कर को मैं क्या कर दूँ, चार्ज कर दूँ बाय एनी मेथड, और एक चार्ज बॉडी हो जाए, ठीक है। क्या हो जाए, एक चार्ज बॉडी हो जाए। सो प्यारे बच्चों, आप अच्छे से जानते हो कि चार्ज बॉडी को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं उस पर क्या लगता है, फोर्स काम करता है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, अगर इस बॉडी को मैं रिलीज कर दूं, छोड़ दूं, तो ये बॉडी अपने वेट की वजह से, हर एक बॉडी का जो वेट होता है वो अर्थ की ओर, एक्चुअल में अर्थ के सेंटर की ओर होता है, बट वो आप अर्थ की ओर समझो तो अर्थ की ओर डायरेक्टेड होता है। तो अगर इसको मैं रिलीज करूंगा तो ये नीचे की तरफ गिरेगा। क्यों? क्योंकि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, अपने वेट की वजह से नीचे जाएगा, अर्थ की ओर जाएगा। अर्थ इस पे फोर्स अप्लाई कर रही, ग्रेविटेशनल फोर्स, देन इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द अर्थ एंड बिकम फॉल्स डाउनवर्ड, राइट। अब प्यारे बच्चों, अगर हमें जैसे इसको यहीं पर बैलेंस करना है, क्योंकि चार्ज बॉडी है, ठीक है, तो चार्ज बॉडी है अगर, तो एक जो फोर्स काम कर रहा है उसका वेट नीचे की ओर काम कर रहा है। अब अगर इसे मुझे यहीं पर इक्विलिब्रियम में रखना है, इसको यहीं पर रोकना है, तो कोई दूसरा फोर्स मैं लगाऊं अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि वेट को क्या कर पाए, बैलेंस कर पाए। अब अगर ये चार्ज बॉडी है और मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं इस रीजन पे, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर अपवर्ड डायरेक्शन में कर दूं, सो प्यारे बच्चों क्या होगा, अब क्योंकि जो फील्ड यहाँ पर फील्ड आ गया है और ये बॉडी किस में आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गई, तो जब बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गई, चार्ज बॉडी है, तो चार्ज बॉडी जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगी तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी काम करने लगेगा। और क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, सो क्योंकि मैंने फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया हुआ, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा है और वेट क्योंकि नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स और वेट आपस में बराबर हो जाए तो ये बॉडी यहीं पर क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, ना तो ऊपर जाएगी ना तो फिर नीचे आएगी, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं और बहुत आसान से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो मैं जरा एक क्वेश्चन आपको बोलता हूँ, और हर जगह केवल एक ही कॉन्सेप्ट है कि फोर्स को, इलेक्ट्रिक फोर्स को वेट से क्या किया गया, बैलेंस किया गया। ओके, सो क्वेश्चंस को क्या करेंगे आप लोग, नोट करेंगे, नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को मैं बोल रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन बोलूँ मैं, सुनिए। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। आई एम गोइंग टू रिपीट द क्वेश्चन। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड that will valence an alpha particle. The mass and charge of proton are 1.6 into 10 to the power minus 27 kilogram and 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी बोल रहा हूँ। An oil drop having 12 excess electrons, an oil drop having 12 excess electrons is held stationary under a uniform electric field of 2.55 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. I am repeating this question. An oil drop having 12 excess electrons is held stationary under a uniform electric field of 2.55 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. The density of oil is 1.26 gram per centimeter cube. Estimate the radius of drop. ओके, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को चलिए करते हैं प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं। प्यारे बेटे, ये कोई चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी और चार्ज बॉडी कोई भी हो सकती है ना। और किसी भी बॉडी का जो वेट होता है, आइदर इट इज चार्ज और अनचार्ज, बॉडी का जो वेट है वो डाउनवर्ड ही क्या करेगा, एक्ट करेगा, नीचे की तरफ ही जाएगा, क्योंकि अर्थ उसको नीचे की तरफ खींच रही होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा होता है उस पर।
अगर इसको हमें बैलेंस करना है तो डेफिनेटली एक अपवर्ड फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स बराबर होंगे, तो बॉडी वहीं पर क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, है ना, उसी जगह पे। सो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेट, दैट इज क्या हो जाएगा हमारे पास, mg, करेक्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है इस पर हमें क्वेश्चंस आते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन, अच्छा देखिए अब इस पे जरा समझो। अब प्यारे बच्चों क्योंकि अब ये मान लेते हैं कि हमारे पास, चलिए अब ये चार्ज बॉडी है, तो चार्ज बॉडी का वी वेट किधर काम करेगा, डाउनवर्ड, अगर बॉडी का मास m है। और अब इस चार्ज बॉडी को मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज हमने दिया, सो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ अप्लाई कर दी, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ अप्लाई कर दी, ठीक है। सो बेटा चार्ज बॉडी कहां पर आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गई। अगर वेट को बैलेंस करना है, वेट तो नीचे हमेशा रहेगा, तो डेफिनेटली फोर्स हमें इलेक्ट्रिक फोर्स किधर, ऊपर ही लगाना होगा, है ना। तो जब इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगाना होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ऊपर की तरफ देना होगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। फोर्स हमको ऊपर ही चाहिए, बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बॉडी पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे लगता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगा तो उस पर फोर्स भी ऊपर लगेगा। अब अगर निगेटिव चार्ज बॉडी होगी, फोर्स तो हमें ऊपर ही चाहिए ना वेट को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि वेट तो नीचे रहेगा, फोर्स तो ऊपर चाहिए। अब अगर निगेटिव चार्ज बॉडी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाओगे भाई, निगेटिव चार्ज बॉडी पे जो फोर्स लगता है वो फील्ड के अपोजिट लगता है ना। तो फोर्स ऊपर चाहिए तो फील्ड को क्या करना पड़ेगा, आपको नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि फील्ड अगर नीचे की तरफ होगा तो निगेटिव चार्ज बॉडी पे फोर्स किधर लगेगा, फील्ड के अपोजिट यानी कि ऊपर। तो फोर्स तो आपको ऊपर ही चाहिए, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बॉडी के अकॉर्डिंग फील्ड को डिसाइड कर लीजिए, करेक्ट। सो इस बार मेरे पास पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, वेट इसका नीचे की तरफ काम करेगा, क्योंकि मुझे फोर्स ऊपर ही चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए उस जगह पे। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने अभी तो ये वेक्टर क्वांटिटी मैं ऐसे मैग्नीट्यूड दिखा रहा हूँ वेक्टर फॉर्म में, चलिए वेट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, वेट नीचे की तरफ डायरेक्टेड है, ठीक है। सो प्यारे बच्चों अभी मैं सिर्फ फोर्स को दिखा रहा हूँ ऊपर की तरफ। सो प्यारे बच्चों पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स तो हमेशा ऊपर ही चाहिए ना वेट को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऊपर की तरफ अप्लाई की, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड की डायरेक्शन है, तो फील्ड मुझे ऊपर देना पड़ेगा तभी फोर्स ऊपर लगेगी। एट इक्विलिब्रियम में क्या हुआ, अच्छा चलिए और क्या होता है, E इज इक्वल टू हम जानते हैं F बाई Q होता है। सो प्यारे बच्चों F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, QE हो जाएगा, राइट। सो एट इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो F हो जाएगा ऊपर वाला फोर्स, अभी क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है ना चार्ज बॉडी पे इस बार, दैट इज mg। अब प्यारे बच्चों F इज इक्वल टू कितना होता है, QE बराबर mg। अब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है इस पे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कभी आपसे इलेक्ट्रिक फोर्स पूछ सकता है और उसकी डायरेक्शन पूछ सकता है। तो प्यारे बच्चों फोर्स तो हमेशा ऊपर ही लगना है अगर वेट को बैलेंस करना है। फोर्स दे दे, मास पूछ सकता है बॉडी का, चार्ज पूछ सकता है बॉडी में, बाकी टर्म्स दे दे, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता है, बाकी टर्म्स दे दे। मास इज इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, और भी देखिए यानी कि ये जितने भी टर्म्स हैं उनमें से एक टर्म आपसे पूछ लेगा, बाकी टर्म्स की वैल्यू दे देगा, आपको कैलकुलेशन करना होगा। प्यारे बच्चों मान लेते हैं कि स्फेरिकल बॉडी है और स्फेरिकल बॉडी की रेडियस कितनी है a। सो मास डेंसिटी इज इक्वल टू, और डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। और अगर स्फेरिकल बॉडी है तो बेटा स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, इस बार आर मान लेते हैं रेडियस। सो बेटा मास कितना हो जाएगा हमारे पास, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए अब इसको हम पुट कर दें, अगर Q इज इक्वल टू मास की जगह पे हम क्या रख दें, ये पूरा टर्म रख दें, दैट इज हमारे पास कितना आएगा, डेंसिटी इनटू 4/3 पाई आर क्यूब इनटू जी। तो आप देख रहे हो कभी आपसे वो जो बॉडी है जिसको हमने रखा है चार्ज बॉडी,
जिस पर इलेक्ट्रिक वेट उसका नीचे की ओर था, फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ था, जिसको हम लोगों ने बैलेंस किया हुआ इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा। उस बॉडी की क्या पूछ सकता है, डेंसिटी का भी पूछ सकता है, बाकी टर्म्स दे दे। रेडियस पूछ सकता है उस बॉडी की, बाकी टर्म्स दे दे। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता है, चार्ज पूछ सकता है। आगे एक टर्म यहाँ पे अभी यही हाल ही में बता देता हूं, आगे एक टर्म हम लोग सीखेंगे कि अगर ये दो प्लेट्स हैं, ये पॉजिटिव प्लेट है और इट इज नेगेटिव प्लेट, तो फील्ड हमेशा किधर डायरेक्टेड होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। सो प्यारे बच्चों, अब अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस v है और डिस्टेंस इन दोनों प्लेट्स के बीच की d है या l है या x है, सो E इज इक्वल टू जो होता है v बाई डी भी हम सीखेंगे या v बाई l भी सीखेंगे। इट इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, E इज इक्वल टू v बाई डी या v बाई l, v बाई x कुछ भी। सो वहां पर ये तो एक, चलिए ये और एक कॉन्सेप्ट बना, या हमसे क्या कर सकता है, Q इज इक्वल टू v बाई डी हम कर दे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछ सकता है ना, इनटू जी। सो वट एवर विद द क्वेश्चन में हमें कुछ भी पूछे, हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे दो क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले बोले, तो उन क्वेश्चंस को हमें क्या करना, ठीक है ना। कोई भी टर्म आपको दिया हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता है, बाकी के टर्म्स दे दें। चार्ज पूछ सकता है, बाकी के टर्म्स दे दें। रेडियस पूछ सकता है, बाकी के टर्म्स दे दें। डेंसिटी पूछी जा सकती है ऑब्जेक्ट की, बाकी के टर्म्स दे दें। पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा सकता है, बाकी के टर्म्स दे दें। सो दिस इज करेक्ट। कॉन्सेप्ट सिर्फ वही है कि जो वेट है डाउनवर्ड, वह अपवर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा बैलेंस किया गया है। सो शुरुआत कहां से होगी, F इज इक्वल टू एम जी, दैट इज क्यू इज इक्वल टू एम जी से। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा। गोइंग टू रफ दिस। अब हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन मैंने बोले उनको सोल्यूशन, उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा इस कॉन्सेप्ट को। ओके मेरे बच्चों, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम करते हैं। पहला क्वेश्चन था, कह रहा फाइंड आउट द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बैलेंस द अल्फा पार्टिकल। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को बताना है जो कि अल्फा पार्टिकल को बैलेंस करे। प्यारे बच्चे, अल्फा पार्टिकल क्या होता है बहुत स्टार्टिंग में बता चुका हूं। अल्फा पार्टिकल फिर से बता देता हूं, इट इज अ हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। हीलियम न्यूक्लियस डबल पॉजिटिव। बेटा हीलियम आप जानते हो, हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम में क्या होंगे, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो हीलियम न्यूक्लियस है, ये क्या है, हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। प्यारे बेटे, ये है न्यूक्लियस हीलियम का, यहाँ 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन, हाँ 2 न्यूट्रॉन भी हैं क्योंकि 4 ही है वो, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएं, निकल जाएं, तो सिर्फ क्या बचेगा, न्यूक्लियस बचेगा, है ना। यानी कि 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। सो इट इज अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल पर चार्ज बचा क्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो डबल पॉजिटिव आया। तो डबल पॉजिटिव किसकी वजह से है, 2 प्रोटॉन्स की वजह से ही तो है ना। तो अल्फा पार्टिकल के एक्चुअल में जो चार्ज होता है वो क्या होता है, चार्ज जो अल्फा पार्टिकल का होता है, अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है प्यारे बच्चे, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो ये हो गया अल्फा पार्टिकल का चार्ज, है ना। और मास क्या होता है अल्फा पार्टिकल का बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है। तो आपने देखा न्यूक्लियस में जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स बचे थे क्या हो, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, दैट इज 4 हो गए, है ना। और सभी का मास बराबर होता है, तो हम क्या कह सकते हैं, मास क्या है, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। सो बच्चों 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। सो ये चीजें अल्फा पार्टिकल के बारे में आपको दिमाग में रखनी है। चलिए अब कह रहे हैं कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है और उसका मैग्नीट्यूड भी बताना जो अल्फा पार्टिकल को बैलेंस करे। रेड भैया, अल्फा पार्टिकल एक चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, वेट हमेशा किधर काम करेगा, नीचे की तरफ काम करेगा। प्यारे बेटे, इसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा बैलेंस करेंगे, ऊपर की तरफ हमें फोर्स चाहिए, ठीक है। तो बेटा अब पॉजिटिव चार्ज बॉडी है ना, तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगता है, फील्ड की डायरेक्शन में। तो फील्ड भी मुझे किधर लगाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ ही लगाना पड़ेगा, है ना।
ताकि इस पर फील्ड अगर ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स भी ऊपर की तरफ लगेगा क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। बाकी सब आप समझदार है, भी थोड़ी देर पहले बता चुका है। F बराबर क्या हो जाएगा, mg के बराबर एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू mg हो जाएगा। F किसके बराबर था, q इंटू ई के बराबर था, थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। अब आपको देखिए E चाहिए। अब डायरेक्शन तो आपको पता चल गई ना, डायरेक्शन तो आप जान ही गए। द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी अप्लाइड इन अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। अल्फा पार्टिकल अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो फोर्स तो हमें ऊपर ही चाहिए ना, तभी तो वेट को, नीचे वाले वेट को बैलेंस कर पाएगा जो कि नीचे की ओर डायरेक्टेड है। सो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अगर कोई होता तो फिर हमें इलेक्ट्रॉन फील्ड किधर करनी पड़ती, नीचे की ओर, क्योंकि फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है नेगेटिव चार्ज। तो भाई ई चाहिए आपको, है ना। चार्ज ये हो जाएगा अल्फा पार्टिकल का, मास ये हो जाएगा अल्फा पार्टिकल का। तो चार्ज भी पता है, मास भी पता है, जी आपको पता ही है। ई की वैल्यू निकाल लीजिए, जी को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में रखिएगा। एक्सेलरेशन है 9.8। ई का जो आंसर आएगा कैलकुलेट कर लीजिएगा, ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम में आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट। सो आई थिंक आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ो, नोट कर लीजिए भाई। ओके, वेरी गुड। ओके, अब प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, आपको करना है। दूसरा है, कह रहा है एक ऑयल ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप, तेल की बूंद, और उसमें 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है। ये ऑयल ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप, और उसमें 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, जो चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा है तो -12 ई इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ गया। जो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो इतना चार्ज नेगेटिव है, इसका वेट हमेशा किधर काम करेगा, नीचे की ओर भैया। इसको बैलेंस करना है तो मुझे फोर्स किधर लगाना है, मैं लिख लेता हूँ। 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, फोर्स तो ऊपर चाहिए इस बार, है ना, हमेशा चाहिए ऊपर। अब बेटा क्योंकि नेगेटिव चार्ज बॉडी है, सो फील्ड किधर लगाना पड़ेगा, नीचे की तरफ, क्योंकि बेटा जब फील्ड आप नीचे की तरफ लगाओगे तभी तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लगेगा। फोर्स हमें ऊपर ही चाहिए क्योंकि ये फोर्स को बैलेंस करेगा, राइट ना। इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, वही कॉन्सेप्ट। एट इक्विलिब्रियम देखिए F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर का फोर्स नीचे के वेट्स को बैलेंस करेगा। ये QE होता है प्यारे बच्चों, mg के बराबर हो जाएगा। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि डेंसिटी इज इक्वल टू बेटा कितना होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर स्फेरिकल बॉडी है, रेडियस r है, सो बच्चों वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मास अपॉन 4/3। स्फेरिकल बॉडी है 4/3 पाई r क्यूब। सो मास इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, डेंसिटी इंटू 4/3। सब बता चुका हूं, फिर से बताना पड़ेगा। सो यहाँ पे रखो चलो, तो Q इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r क्यूब इंटू जी। आपको चार्ज दिया गया 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो चार्ज होगा Q इज इक्वल टू Ne से आ जाएगा, ठीक है। चार्ज का न्यूमेरिकल वैल्यू केवल रखिएगा, ओके। हाँ, तो Q इज इक्वल टू N 12 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹। बोले सर वो इसके, अरे भैया केवल हमें वैल्यू रखनी है चार्ज की, डायरेक्शन ना निकाल लीजिएगा, ठीक है। रेडियस क्योंकि हमें लेंथ निकालनी है ना, लेंथ क्या होती है, एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसलिए चार्ज को आप क्या रखोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा, चार्ज भी दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया, डेंसिटी भी दी गई है, शायद ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, उसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में करिएगा SI यूनिट में, है ना। मुझे तो वैल्यू, लेट मी चेक प्लीज, कितनी वैल्यू दी गई थी जी की, 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया गया वो 2.55 इंटू 10⁻⁴ है, वो SI यूनिट दिया गया। तो जो डेंसिटी दी गई है वो दी गई है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो प्यारे बेटे डेंसिटी इज इक्वल टू 1.26 इंटू ग्राम को क्या करेंगे, 10 किलोग्राम में 10⁻³ किलोग्राम, और सेंटीमीटर को क्या मीटर में 10⁻² क्यूब कर देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होता है। अब ये 10⁻², 3 10⁻6 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगी 1.26 इंटू ऊपर +6 हो जाएगा, दैट इज 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर। ये आ गया, ठीक है। हाँ, इतना आ गया,
6 हो जाएगा और 3 ये आ जाएगा। तो डेंसिटी आप रखिए, 4/पाई की वैल्यू रखिए, जी की वैल्यू रखिए, आर निकाल लीजिए, रेडियस आपसे पूछा गया। ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चंस आप क्या करोगे, इजिली कंप्लीट करोगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके, नोट इट डाउन। ओके मेरे बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन है। आप में से एक स्टूडेंट ने पूछा था, पल्लवी ने। सो उस क्वेश्चन को आप सब लोग देख लीजिए। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, आप उसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है, द टू आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर्स, फिर से नोट करिए, टू आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर्स are suspended by equal length strings। ठीक है, फिर से देख लीजिए, जो चार्ज है उन पे स्फीयर्स पे पॉजिटिव चार्ज है वो, टू पॉजिटिवली चार्ज्ड आइडेंटिकल स्फीयर्स आर सस्पेंडेड बाय इक्वल लेंथ strings and the angle between both string is 60 degree if this arrangement is placed in a liquid of dielectric constant K, then angle remains same, then what is the dielectric constant of medium। इसको मैंने अपनी लैंग्वेज में पूछ लिया आपसे, उस क्वेश्चन में कुछ दूसरा था वो। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए। Two positively charged identical spheres are suspended by two equal length strings. The from a single suspension point, the angle between two strings is 60 degree. If this arrangement is placed in a liquid of dielectric constant K, then angle remains same. Then what is the dielectric constant of that medium। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट करिए, पॉज करिए वीडियो को, क्वेश्चन को एनालाइज करिए। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। मेरे बेटे, मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज सेम चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज सेम चार्ज्ड बॉडीज है। मेरे बेटे, ये मेरे पास सस्पेंशन पॉइंट है, ये दो मेरे पास स्ट्रिंग थी। अब क्योंकि अगर ये चार्ज बॉडीज नहीं होती तो ये आपस में चिपक रहे होते, मीन्स मास के बीच में तो अट्रैक्शन होता है, फिर भी ये आपके सीधे सीधे वेट की वजह से हैंग कर जाते हैं। बट क्योंकि सेम चार्ज बॉडीज है, यानी अगर पॉजिटिव है दोनों स्फीयर्स तो पॉजिटिव, और अगर निगेटिव है तो निगेटिव। इस बार क्योंकि मैंने पॉजिटिव दे दिया आपको समझने के लिए, तो दोनों स्फीयर्स पे क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स काम करेगा ना। तो ये कुछ इस तरह से रिपल कर जाएंगे। एक स्फीयर आपका ये हो जाएगा और दूसरा स्फीयर आपका कुछ ये हो जाएगा, क्योंकि दोनों में रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। ठीक है, दोनों को ये स्ट्रिंग है, तो अब इस पे जरा देख लेते हैं कितने, अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, मेरा बच्चों बोला गया 60 डिग्री दोनों स्ट्रिंग के बीच का। अब इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग रिपल्सिव फोर्स एक काम करेगा इधर वेक्टर एफ, इसमें इधर वेक्टर एफ, म्यूचुअल फोर्स होता है, इक्वल और अपोजिट होगा। यहाँ पर देखेंगे, बिल्कुल यहाँ पर ही देखेंगे, तो यहाँ से मैं दिखाना चाहूंगा ऐसे, वेट mg इक्वल आइडेंटिकल है, दैट इज मास इसका भी m है और इसका भी m है। तो सेंटर से ही यहाँ से वेट, और मैं इसको डॉटेड कर दे रहा हूँ क्योंकि नीचे से दिखाऊंगा मैं एक्चुअल में, एक्ट वो सेंटर पे ही हो रहा है। और एक और फोर्स काम कर रहा है, वो टेंशन फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, टेंशन फोर्स T काम कर रहा है सिमिलर, क्योंकि वेट भी सेम है, स्ट्रिंग भी वही है, इक्वल लेंथ की है, वेटलेस है। सो ये सिस्टम बन गया हमारे पास। यहां से अगर हम इस टेंशन को दो वेक्टर्स में क्या करें, इस पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं सब, ठीक है, ए फोर्स इस पॉइंट पे यहाँ पे, तो टेंशन को मैं दो वेक्टर्स में, इसको ये थीटा डायरेक्शन मान लेता हूँ, ये एंगल में थीटा मान लेता हूँ, ये मत मानिए थीटा है ना, वर्टिकली हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकली अपोजिट में मान लेता हूँ, दिस इज टेंशन। और ये अगर 60 है तो ये भी 60 होगा, नो नहीं 60 होगा, ये 20 से मैं करूँ तो ये पूरा 60 था, तो ये 30 होगा, ये 30 होगा, तो प्यारे बच्चों ये 30 हो जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर डायग्राम में ये 30 हो जाएगा।
तो टेंशन के दो कंपोनेंट ले रहे हैं, एक ले रहे हैं थीटा के अलोंग, तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा दैट इज 30, और दूसरा मैं इधर ले रहा हूं सो हो जाएगा टी साइन 30, इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर। ठीक है, किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट लेते हैं, थीटा के अलोंग कॉस में आता है, उसके परपेंडिकुलर क्या आता है, साइन में आता है। ठीक है, थोड़ा समझिए सिस्टम को, क्या था, क्या हमने बनाया इस बोर्ड पर, इसको समझिए। नहीं समझ में आता फिर मुझे बताइए। इस पूरी फिगर को फिर से मैं देखिए एक्सप्लेन करता हूँ। दो स्फीयर्स थे, सिमिलर सेम साइन मास के, आइडेंटिकल थे, मास भी बराबर है, जो चार्ज है वो भी बराबर है, चार्ज का साइन भी बराबर है, क्योंकि सिमिलर चार्जेस हैं, सेम साइन चार्ज बॉडीज हैं, चार्ज स्फीयर्स हैं, तो रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। तो स्ट्रिंग दोनों क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी, दोनों के बीच एक डिस्टेंस होगी रिपल्सिव फोर्स की वजह से। फोर्स बाहर की तरफ लगते हुए दिखाई दे रहे हैं फिगर में। टेंशन जो हमेशा काम करता है वो सस्पेंशन पॉइंट की तरफ काम कर रहा है। वेट जो बॉडी का है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो एक स्फीयर पे, हर एक स्फीयर पे तीन फोर्स काम कर रहे हैं, वेट डाउनवर्ड, टेंशन अलोंग सस्पेंशन पॉइंट जहां से स्ट्रिंग लटक रही है, और फोर्स रिपल्सिव फोर्स आपको फिगर में दिखाया गया। अब हम क्या करते हैं, जरा वो जो एंगल स्ट्रिंग के बीच का 60 डिग्री है, उस सस्पेंशन पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करें तो वो क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा एंगल को, दैट इज 30 और 30 में दोनों एंगल हो जाएंगे। अब हम टी के दो कंपोनेंट लेते हैं, एक क्या लेते हैं, वेट डाउनवर्ड पर नॉर्मली डाउनवर्ड काम करेगा, तो हम एक टेंशन का लेते हैं नॉर्मली अपवर्ड। अब वो जो कंपोनेंट है और वो जो हम लोगों ने सस्पेंशन पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा किया था वो 30, और वो भी एंगल हो जाएगा 30, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है जो कि फिगर में दिख रहा होगा, जिसके अलॉन्ग मैंने कंपोनेंट लिया टी का टी कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट लिया टी साइन थीटा। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है, टेढ़ा नहीं एक्चुअल में ये वेट के परपेंडिकुलर ही है, बिल्कुल वेट के परपेंडिकुलर ही। सो अब एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम पहले बच्चों अपवर्ड जो टेंशन फोर्स है वो वेट से बैलेंस होगा, दैट इज टी कॉस 30 बैलेंस बाय वेट, इक्वेशन फर्स्ट। और ये जो हमारे पास फोर्स है एफ या टी साइन 30 भी बैलेंस बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, इक्वेशन 2। हम क्या करें, इक्वेशन 2 को फर्स्ट में डिवाइड कर दें, सो इट बिकम टी साइन 30 इज इक्वल टू एफ एंड टी कॉस 30 इज इक्वल टू कह रहे बच्चों mg, राइट। सो टी से टी कैंसिल हो गया, डेट इज tan 30 इज इक्वल टू क्या आ गया, f बाई mg। ओके, दैट इज, या f इज इक्वल टू हम इसको कर लें, f इज इक्वल टू कर लें यहाँ से, हाँ देख रहे हो आप, फिर से देख लीजिए, t sin 30 इज इक्वल टू f हो जाएगा, और मैंने डिवाइड कर दिया तो tan 30 इज इक्वल टू f बाई mg। सो यहाँ से f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, f इज इक्वल टू जो आएगा वो आएगा mg tan 30। ये f क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा दोनों के बीच में, जब एयर में है, व्हेन इन एयर, सो बेटा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो मास है वो भी एयर में, सॉरी चार्ज q दोनों का आइडेंटिकल है, तो q इंटू q, और बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं r है, दोनों के बीच की डिस्टेंस, दिस इज r, चार्ज बॉडी के बीच की डिस्टेंस r स्क्वायर, एंड इट वुड बी mg tan 30। m कौन सा मास है, जो कि एयर में है, ठीक है, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ओके करेक्ट। इसको नोट करिए, मुझे रफ करके जगह निकालनी होगी, कुछ रफ कर रहा हूं। अब देखिएगा जरा, अब बेटा अब जब इस सिस्टम को एयर से आप कहां रख रहे हो, मीडियम में, और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, k। तो अब जो फोर्स काम करेगा वो क्या काम करेगा, F, पहले F लिया था, अब हम F डैश कर लेंगे, क्योंकि फोर्स बदल जाता है मीडियम के साथ, एंड दैट वुड बी 1/4 एप्सिलॉन नॉट q इंटू q, और एप्सिलॉन नॉट मैंने आपको हमेशा सिखाया कि मीडियम आ जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट k हो जाएगा, और डिस्टेंस तो r स्क्वायर, तो फोर्स वेरी करेगा। अब प्यारे बच्चों, जब ये स्फीयर्स आप लिक्विड में डाल रहे हो तो आप जानते हो कि जब हम किसी बॉडी को
किसी लिक्विड में क्या करते हैं, इमर्स करते हैं, तो उस लिक्विड में लिक्विड के अंदर उस बॉडी पे अपथ्रस्ट काम करता है, ऊपर की तरफ एक फोर्स काम करता है जिसको बायोएंट फोर्स आप कहते थे। बायोएंट फोर्स पढ़ रखा आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड होली और पार्शली देन इट एक्सपीरियंस्ड एन अपथ्रस्ट, अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ड्यू टू दिस उसका जो वेट होता है, एक्चुअल वेट तो बॉडी का वही होगा, लेकिन जो अपेरेंट वेट होता है वो कुछ दूसरा होता है, बॉडी हल्की लगने लगती है। सो फर्क कहाँ आया, दो चीजों पे, एक तो फोर्स वेरी कर जाएगा क्योंकि मीडियम के साथ इलेक्ट्रिक फोर्स वेरी कर जाता है, तो वहां एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट के आ गया। और जो ये जो हमारे पास वेट है mg, ठीक है, मास नहीं वेरी कर रहा, एक्चुअली में अपेरेंट वेट अपथ्रस्ट लग रहा है ना। सो प्यारे बच्चों ये वेट mg भी क्या कर जाएगा, वेरी कर जाएगा। अब दो चीजें जब वेरिएशन में आई तो जरा हम ये देख लेते हैं कि जब किसी बॉडी को, जब आप किसी लिक्विड में इमर्ज करते हो तो फर्क क्या आता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम लोग, मैं थोड़ा सा शुरू से समझा देता हूं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता था कि क्या कहता था कि जो अपथ्रस्ट काम करता है, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड होली और पार्शियली इन अ लिक्विड देन एन अपथ्रस्ट इज एक्टिंग ऑन इट, ऊपर की तरफ इस पे एक अपथ्रस्ट काम करता है, एंड दैट अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। याद आया ना। सो प्यारे बच्चों आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जाए, थोड़ा आर्किमिडीज प्रिंसिपल की चर्चा कर लेता हूँ। इस फिगर को आप समझ चुके, इसको मैं रफ कर देता हूँ, है ना, देयर इज नो नीड, राइट। सो आई हैव स्पेस, मुझे समझाने के लिए आपको स्पेस मिल जाएगा, तो मैं उसको आपको समझाता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए इधर देखते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो अपथ्रस्ट काम करेगा बॉडी को, जब हम किसी लिक्विड में डालते हैं तो अपथ्रस्ट काम करता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो बेटा आप डायरेक्ट फार्मूला लर्न रखो या कॉन्सेप्ट लर्न रखो, प्रॉब्लम नहीं होगी। सो अपथ्रस्ट वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड, और बेटा जो बॉडी लिक्विड डिस्प्लेस करेगी, मान लेते हैं वो बॉडी कंप्लीटली इमर्ज है, क्योंकि अब ये तो स्फीयर से इनको पूरे सिस्टम को डाल दिया गया है, तो इस बार हम कंप्लीटली इमर्ज का कॉन्सेप्ट लेंगे। तो बेटा कितना बॉडी लिक्विड को डिस्प्लेस करती है, बॉडी का जितना वॉल्यूम, जितना पार्ट उस लिक्विड के अंदर होगा, उस इमर्ज्ड पार्ट के वॉल्यूम के बराबर क्या करेगी, वाटर या लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी, है ना। सो अपथ्रस्ट जो होगा हमारे पास यहां से अपथ्रस्ट होगा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो वेट क्या होता है, m इंटू जी, ये मास किसका है, अब वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड का, वेट डिस्प्लेस्ड लिक्विड का है, तो मास भी है किसका है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का। और जो मास होता है बेटा होता कितना है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। बेटा लिक्विड की डेंसिटी हम मान लेते हैं इस बार कितनी, रो, ठीक है, रो मान लेते हैं। मैं जब पढ़ाता था फर्स्ट ईयर के उसमें, आपको याद होगा रो है माना, जो आप ध्यान रखिए, रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। नहीं नोट कर रहा हूं तो वीडियो में है ना भाई, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। एंड दैट इज इक्वल टू मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, एंड वॉल्यूम कितना होगा, बॉडी के वॉल्यूम के बराबर ही लिक्विड डिस्प्लेस होगा ना, जो कि इमर्ज होगी, ठीक है। सो वॉल्यूम दिस इज, तो बेटा मास की जगह हम क्या करते हैं, रो इंटू वी। रो किसका है, लिक्विड की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, नोट नहीं कर रहा हूं आप समझिए, नोट करिए आप लोग, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा, बॉडी के इमर्ज पार्ट के बराबर होगा। अगर पूरी बॉडी इमर्ज है तो बॉडी के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। और ये मास किसका है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का, है ना। सो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ प्यारे बच्चों, रो इंटू वी इंटू जी कर सकता हूँ। तो ये हो गया अपथ्रस्ट, करेक्ट। अब बच्चों अगर अपथ्रस्ट ये हो गया, सो अपैरेंट वेट कितना होगा, अपैरेंट वेट बेटा एक एक्चुअल वेट है, और अगर एक्चुअल वेट 10 है और नीचे से 2 न्यूटन का अपथ्रस्ट लग जाए तो अपैरेंट कितना हो गया, 10 माइनस 2, यानी एक्चुअल वेट में हम अपथ्रस्ट को सब्सट्रैक्ट कर दें, तो अपैरेंट वेट हम इसको W डैश कह देता हूं मैं इसको, या W डैश को मैं मास पे तो फर्क नहीं आएगा, तो चलिए मैं W डैश, ठीक है जी, W डैश कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो W डैश जो आएगा हमारे पास बेटा, अपैरेंट वेट जो होगा वो एक्चुअल वेट में किसको आप सब्सट्रैक्ट करोगे, ये मैं M
और यहाँ पे मास किसका है, ये बॉडी का, तो मैं mv कर लेता हूँ, मास ऑफ बॉडी। ओके, दिख रहा है ना, मास ऑफ बॉडी, ताकि आप समझ पाओ। ओके, बिना समझ लीजिएगा, सफिक्स एम डैश मान लेते हैं, एम डैश में लिख देता हूँ यहाँ पे मास ऑफ बॉडी, इस बार मास ऑफ बॉडी। ओके, सो बेटा देखो, अपथ्रस्ट सॉरी जो अपेरेंट वेट होगा, जो एक्चुअल वेट था, सॉरी एक्चुअल वेट मैं यहाँ पे मान रहा हूँ बॉडी का, या यहाँ पे लिक्विड के वेट को हम लोगों ने मान रखा है, तो लिक्विड का कैपिटल एम मान लीजिए, बॉडी के वेट को कैपिटल एम मान लीजिए, और ये हमारे क्या था, स्मॉल एम लिखा हुआ, स्मॉल एम जी। और बेटा क्या अपथ्रस्ट कितना आया, ई वी जी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, जो कि बॉडी के वॉल्यूम के बराबर होगा, इमर्स पार्ट के वॉल्यूम के बराबर जी। अब बेटा फिर से मास आ गया, तो मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी, डेंसिटी जो मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो बेटा किसकी डेंसिटी, ये मास किसका है, बॉडी का, तो डेंसिटी किसकी होगी, बॉडी की, बॉडी की डेंसिटी को हम सिग्मा मान लेते हैं। और अगर पूरी बॉडी इमर्स कर गई है, तो जितना बॉडी का वॉल्यूम होगा उतना ही डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम होगा, है ना, क्योंकि डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम कितना होता है, बॉडी के इमर्स पार्ट के बराबर। इस बार पूरी बॉडी इमर्स हो गई, तो पूरी बॉडी का वॉल्यूम बॉडी के डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर, तो वी जी कितना हो गया। अब यहां से देखो, तो क्या कॉमन आ रहा है, वीजी कॉमन आ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम जो होगा डिस्प्लेस्ड लिक्विड का बॉडी के वॉल्यूम के बराबर ही होगा, क्योंकि पूरी बॉडी इमर्स, और ये आ गया सिग्मा माइनस रू, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सिग्मा ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, ये लिक्विड की डेंसिटी। अब प्यारे बेटे, अगर हम क्या करें, रो से क्या करें, हम डिवाइड कर दें, या सिग्मा से आप डिवाइड कर दो, है, सिग्मा से डिवाइड कर दो। तो सर सिग्मा से आप डिवाइड करोगे तो होगा क्या प्यारे बच्चों, v अपान रो आ जाएगा, ये सिग्मा कॉमन ले लो, कॉमन ले लेने से क्या, सिग्मा से डिवाइड कर रहे, चलो वन मिनट, हाँ, आई हैव टू बी फॉर्म ऑफ फार्मूला, राइट, मुझे एक फार्मूला बनाना है जो कि आप, अब प्यारे बेटे हम क्या करें, सिग्मा को हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, कॉमन ले लेते हैं, तो बेटा कॉमन लेंगे तो v सिग्मा g, और देखिए क्या क्या बेटा, वन माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, रो माइनस क्या हो जाएगा, सिग्मा आ जाएगा, ठीक है। और बेटा v, और ये सिग्मा किसका बेटा, सिग्मा किसका बेटा, बॉडी की डेंसिटी है, तो बॉडी का वॉल्यूम और बॉडी की डेंसिटी, तो बॉडी का मास। सो प्यारे बच्चों देखिए हमारे पास क्या आ गया, अपेरेंट वेट जो आया इस बार किसके बराबर आएगा बेटा, ये बॉडी का मास होगा ना भाई, कैपिटल एम, और जी, और आगे कितना आ गया, वन माइनस रो अपॉन सिग्मा। ये जो एक फार्मूला आपका आया है, इसी फार्मूले से आपको दिमाग में रखना होगा, या फार्मूला दिमाग में नहीं रख पाते तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए, है ना, क्या कि जब हम किसी बॉडी को किसी लिक्विड में इमर्स करते हैं, तो उसका जो उसका वेट में कुछ अपेरेंट चेंज आता है, ठीक है, एक्चुअल वेट तो वही होता है, अपेरेंट चेंज आता है, क्यों, क्योंकि नीचे से अपथ्रस्ट काम करता है, तो वेट उसका कम होता है, तो अपेरेंट वेट ही होता है, mg क्या है, बॉडी का एक्चुअल वेट, वन माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इसको आपको दिमाग में रखना होगा, क्लियर है ना, तो इसको दिमाग में रखिए। देखिए मैंने कहाँ से आया वो मैंने आपको समझाया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आया, तो चलो इसको मैं रफ कर देता हूँ, बाकी की चीज़ आप उसको वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, है ना, जहाँ पर जरूरत है। तो अब जब आप बॉडी इस पूरे सिस्टम को आप लिक्विड में डाल रहे हैं, तो देखिए फर्क कहाँ आया, ये तो इक्वेशन वही होगी ना, सिमिलरली इसी इक्वेशन से देखते हैं, फोर्स बदल जाएगा, एफ डैश हो जाएगा, बॉडी का अपेरेंट वेट मैं यहाँ पे mg की जगह में w डैश कर लेता हूँ अपेरेंट वेट, और ये क्या हो जाएगा tan 30, एफ डैश की जगह में क्या आ जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट बेटा k आ जाएगा, q और अपॉन r स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि मीडियम आ गया, और जो अपेरेंट वेट आएगा बेटा वो आ जाएगा हमारे पास mg 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा और tan 30, तो वैसे ही रहेगा, है ना। अब ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया था, और यहां पर हो गया क्वेश्चन सेकेंड। बेटा दोनों ही में आप देखोगे सबकी देखिए वैल्यू पता है, आप दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा दोनों क्वेश्चंस को,
और जब आप डिवाइड कर लोगे m की वैल्यू आपको पता है, ये mg से mg कैंसिल हो जाएगा, 1030 से 1030 का कैंसिल हो जाएगा, यानी राइट साइड में सिर्फ ये डेटा बचेगा, है ना, उसको नीचे कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, डिवाइड करिएगा तो ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू ये सब कैंसिल हो, इधर क्या बचेगा, k बचेगा 1/k जो भी डिवाइड करने पे आए, और इधर ये सब चीजें बचेंगी। कर दिया जाए क्या, कर दूं? चलो भाई आप कह रहे हैं कि कर दीजिए सर, ठीक है। तो देखिए बाकी चीजें हम रफ कर रहे हैं, हाँ बोले तो कर लेते सब। हाँ, मेरे लिए जो आसान रहेगा हम लोग वही काम करेंगे भाई, है। चलो तो मैं क्या करता हूँ, चलो 1/2 ही कर लेते हैं, 1/2 करो, चलो। सो 1/4 का एप्सिलॉन नॉट एंड दैट इज q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू mg 1030, ओके। अब डिवाइड करेंगे हम किससे, 1/4 का एप्सिलॉन नॉट k आ गया, यहाँ पे q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर आ गया, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा बेटा, mg 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा और 1030 आ गया। ये 1030 कैंसिल हो गया, mg से ये कैंसिल हो गया, नीचे आ रहा है ये, और यहाँ पे बेटा ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर पहुंच जाएंगे, ये सब कैंसिल हो गया, है ना, ये तो सब कैंसिल हो गया, ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया, लेकिन ये जो 1/में ऊपर पहुंच जाएगा, दैट इज k इज इक्वल टू हमारे पास आया, हाँ k इज इक्वल टू जो आएगा वो आएगा हमारे पास, क्या आएगा, 1/1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिए, डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और इस तरह से डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, करेक्ट, ठीक है ना मेरे बच्चों। और देख लीजिए ऐसा यूनिट्स में डेटा रखिएगा। सो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट का कैलकुलेशन आ गया। सो दिस इज योर क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, आज से हम लोग न्यूमेरिकल्स का जो कॉन्सेप्ट थे इलेक्ट्रिक फील्ड के वो कंप्लीट कर चुके हैं। कल मैं वीडियो आपको अपलोड करूंगा गॉस थ्योरम का, सो अभी तक की वीडियोस को प्रिपेयर कर लीजिए। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जिन बच्चों का जो भी छूटा हुआ है तो वो क्या करें, थोड़े ध्यान से समझो, वो पीछे की चीज़ों को अब मेरे साथ चलो। तो मेरे साथ चलने का क्या मतलब होगा, क्योंकि गॉस थ्योरम से जो कॉन्सेप्ट आएंगे वो भी स्केलर कॉन्सेप्ट हैं, तो ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपको वीडियोस में बीच बीच में बताता रहूँगा। तो गॉस थ्योरम में मेरे साथ चलो, अब जो पीछे की चीज़ें आप छोड़ चुके हो उनको समय लगा लगा के वीडियो ईच 1 बाई 1 देखते रहो रेगुलर। ये हर एक कोई वीडियो छोड़ोगे तो लिंक करते हैं एक दूसरे से, तो चीज़ें गड़बड़ कर जाएंगी, ठीक है। तो उसको दिमाग में रखिए। कल से आप मेरे साथ पढ़ेंगे, जो बच्चे नए हैं या जो जिनका बहुत सारा छूटा हुआ है वो समय निकाल के पुरानी वीडियोस देखेंगे। ऐसा नहीं कि मैं आगे चल रहा हूँ आप अभी वेक्टर एनालिसिस ही चेक कर रहे हैं। मेरे साथ चलिए, पीछे छूटी हुई चीज़ों को आप एक्स्ट्रा टाइम देके स्वयं से करेंगे। प्रॉब्लम होती मुझे डिस्कस करेंगे, मुझे कॉल करेंगे, ठीक है। ओके, मैं ये मैसेज आपको भेजता हूँ कि आप मेरे साथ गॉस थ्योरम के लिए चलें। ओके भाई, टेक केयर।